हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने किया था, ओम्स लॉ पढ़ा था। एक तो ओम्स लॉ में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं फिर से आपको कि ओम्स लॉ में क्या था। अंडर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखें तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, करंट के। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को नाम क्या दिया हमने, रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो V इक्वल्स टू कितनी आती है आपके पास में इक्वेशन, आई आर। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर, एंड I क्या है, करंट ऑफ द वायर, एंड R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मेन काम क्या होता है, करंट को रोकने का काम करता है या करंट का अपोज करने का काम करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से R की वैल्यू निकाले तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, V अपॉन में I। R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, V अपॉन I, यानी रेशियो होता है किस किस का, पोटेंशियल का एंड करंट का। ठीक है, पोटेंशियल का और करंट का क्या है, रेशियो है। यहां से अगर यूनिट की बात करें, यूनिट कितनी आ जाएगी, आर की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर। और 1 ओम को अगर यहां से डिफाइन करें तो क्या आ जाएगा, बोथ साइड क्या लगा दो, 1 1 लगाओ। मतलब क्या है, 1 ओम क्या होता है, जब हमारे पास में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी वायर का तो उस टाइम पे करंट कितना फ्लो करता है, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। अब इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ के बारे में बात करें तो एक साइड हम क्या दिखाते हैं, पोटेंशियल दिखाएंगे, और एक साइड हम क्या दिखाएंगे, करंट दिखाएंगे। दोनों की रिलेशन हमने लिखी थी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। इसका मतलब क्या है, जितना लेफ्ट में इंक्रीज करेगा उतना ही क्या करेगा, ये राइट में इंक्रीज करेगा। मतलब दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, फिर ओम्स लॉ ही दो टाइप का होता है, एक होता है, दो टाइप का तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ओहमिक और नॉन ओहमिक दो सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। ओहमिक सर्किट वो होती हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब जिनके V और I के बीच का ग्राफ क्या है, V और I के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो कौन से सर्किट्स होती हैं, ओमिक सर्किट होती हैं। जिनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आए तो वो कौन से सर्किट होती है, नॉन ओमिक, जो हम 12th में पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इसमें भी क्या होता है, एक साइड हम V लिखते हैं और एक साइड करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का है आपका, और ये है रिवर्स बायसिंग का। मतलब सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं करेंगे हम इसको यहाँ पे। नेक्स्ट है फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दे रखा है, विद इन ए कंडक्टर within a conductor electrons are not completely free to move due to attraction by atom, so the resistance is increased and motion of electrons is retarded का मतलब रुक जाता है मोशन उनका। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये एक बैटरी लगाई यहाँ पे और यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, हमने बीच में कोई कंडक्टर लगाया, ये हमने कोई कंडक्टर लगा दिया, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके अपोजिट में मूव करते हैं। अगर यहाँ पे कंडक्टर लगाया तो इस सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। सेम ऐसे एक सर्किट यहाँ पे बनाई, ये बैटरी लगा रखी, यहाँ पे आपकी बार हमने इंसुलेटर लगा दिया, और इंसुलेटर को लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लगा रखा हमने, प्लास्टिक बोल सकते हैं, रबड़ बोल सकते हैं, कि वायर को कट किया और उनके बीच में प्लास्टिक या रबड़ कुछ ऐसे फिक्स किया हमने। तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, आपकी बार नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो विच डू नॉट अलो दी करंट। ठीक है, जो अपने अंदर से करंट को अलो ना करें। द कंपोनेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज ए लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। मतलब जिनका रेजिस्टेंस लो हो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उनको क्या बोल रहे हैं हम, कंडक्टर बोल सकते हैं। ए कंपोनेंट विद हाई रेजिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। जिनका रेजिस्टेंस ही हाई है तो उनके अंदर
देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच की रिलेशन क्या है, जो करंट है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगर करंट बढ़ा रहे हैं हम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस टाइम पे घट जाएगा। अभी इसने बोला है कि हाई रेजिस्टेंस हाई है तो उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर बोलते हैं। द कंपोनेंट विद वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर, और जिनका बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने कल भी पढ़ा था। रेजिस्टेंस है ना इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द वायर। कंबाइन करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं L अपॉन में A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी, ये हो जाएगा L रो R रो L अपॉन में A। ये सब चीजें यहाँ दे रखी हैं। यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, मतलब लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसके अंदर, बढ़ेगा। लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसके अंदर, बढ़ेगा। इसके बाद में अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं हम किसी भी वायर का, एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की रिलेशन कैसी है, इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का मतलब एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम आपने देखा होगा कि आपके घर में जो एप्लियंस लगे हुए हैं, जैसे मान लिया, थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं इसको। ये वाला जो वायर है ना, ये तो नॉर्मल आपका फैन का वायर है, ठीक है। ये वाला जो वायर है, हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया इसको, ये वाला जो वायर है ये है एसी का वायर है, ठीक है। तो फैन को क्या चाहिए, करंट कम चाहिए, ठीक है, करंट कम चाहिए, और एसी को करंट ज्यादा चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका एरिया तो ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। मतलब जो वायर थिक होगा, यहाँ पे देख लो, जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब इसका एरिया कम हो गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, कम। मतलब जो थिन वायर है उसके अंदर करंट क्या करते हैं, कम अमाउंट में फ्लो करेगा, ठीक है। और जो थिक वायर है उसके अंदर करंट क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा। अब इसके अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एज्यूम रीडिंग 1 एमीटर एम्पियर दे रखा है। नाइक्रोम वायर ऑफ ए ट्वाइस ऑफ लेंथ 2L, हियर एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 यानी 0.5। ये वही बता रखा है कि जो अगर आपका वायर थिक है तो उसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वहां पे, कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट उसके अंदर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है, ये आपको बता ही दिया, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ द मटेरियल, जो अभी ये फॉर्मूला निकाला हमने, R = रो L अपॉन में A आया था, तो रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। सेम ये का ये फॉर्मूला ये है। वेयर रो इज ए कंडक्टर प्रोपोर्शनल, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल रेजिस्टिविटी, या फिर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। कैसे आती है, जैसे हमने लिखा R = रो L अपॉन में A, R की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम, रो की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है, लेंथ की मीटर, एरिया की क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये इसके डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओम मीटर। यहाँ से इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। इसके बाद में रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज वेरी लो। मेटल और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी वो किस कहां से कहां तक होती है, 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर तक। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर,
ये कितनी होती है 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 17 ओम तक। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द constituent of the metals. Alloy do not oxidize, burn radially at high temperature, so that use electrical heating device like electric iron and toaster. जैसे हीटर देखा होगा आपने, हीटर के अंदर जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं, नाइक्रोम के वायर होते हैं, वो जल्दी से बर्न नहीं होता क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। टंगस्टन जो बल्ब होता है ना आपका, उसके अंदर एक वायर देखा होगा जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन इज यूज टू फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, एक और चीज आती है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, अगर हम उसका कांच वाला हिस्सा उतार दें ऊपर से तो उसमें बिल्कुल वायर सा जलता हुआ दिखाई देगा आपको ना। अगर मैंने वो कांच वाला हिस्सा इसके ऊपर वापस से लगा दिया तो वो पूरा क्या देता है आपको, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, मतलब रोशनी ज्यादा देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गैस फिल की जाती है। कौन सी गैस फिल होती है, आर्गन या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन। नेक्स्ट फिर ये टेबल दे रखी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, कंडक्टर के लिए दे रखी है, एलॉय की दे रखी है और इंसुलेटर की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, एलॉय में नाइक्रोम की। अगर कंडक्टर में बात करें, सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन होता है, गुड कंडक्टर सिल्वर। अच्छा, सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और फिर बोलते हैं एल्यूमिनियम होता है, फिर कॉपर होता है, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये जो पोल्स हैं ये सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते, क्यों नहीं बनाए जाते सिल्वर के, क्योंकि फिर उखाड़ के ही भाग जाएंगे ना सब, एक तो वो कॉस्टली है, ठीक है। इसके बाद में फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हाउ मच करंट विल ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट कितना दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 1200 ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखा है। करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो V अपॉन में कितना आ जाएगा R, V अपॉन R मतलब 220 अपॉन में कितना आ जाएगा 1200। काट दो इसको, काट पीट के लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 11 बाई कितना हो गया 60, जब इसको काट पीट के लिखेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा 18 एम्पियर। इसके बाद में इसने दे रखा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। मतलब दूसरी जो कॉइल दे रखी है ना, वो किसके लिए दे रखी है, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए है, और ये था इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। पोटेंशियल तो दोनों में ही सेम है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस अब की बार हीटर के लिए कितना दे दिया 100 ओम दे रखा है। तो फिर से हमें आई की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 वोल्ट अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 10 से 10 उड़ाओ, ये कितना आ गया 2.2। करंट की वैल्यू निकाली तो आगे क्या आ जाएगा एम्पियर। देखो ऊपर हमने बल्ब का निकाला और नीचे किसका निकाल लिया, हमने हीटर के लिए निकाल लिया। तो सबसे ज्यादा करंट किसको चाहिए, बल्ब को चाहिए या हीटर को चाहिएगा, हीटर को चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0.18 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2.2 एम्पियर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 60 व्हेन ड्रॉन ए करंट 4 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। व्हाट विल द करंट ऑफ हीटर ड्रॉ इन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज 120 वोल्ट। अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें 60 से कितना ले जाएं हम 120, मतलब डबल कर दें, तो हमारे पास में करंट की वैल्यू कितनी रहेगी। सबसे पहले देखो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, सबसे पहले हम लिखेंगे V की वैल्यू। V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 वोल्ट दे रखी है। करंट कितना दे रखा है इस टाइम पे 4 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी V अपॉन में I, 60 अपॉन में कितना आ गया 4, काटेंगे कितना आ गया 15, रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो कितना आया ये ओम। अब देखो इसने कहा कि वोल्टेज को इंक्रीज किया हमने 60 से कितना कर दिया हमने 120 वोल्ट कर दिया, रेजिस्टेंस आई गया हमारे पास में कितना है 15 ओम है। अब हमें करंट बताना है, मतलब वोल्टेज को हम इंक्रीज कर दें 120 वोल्ट ले आए तो करंट कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला कितना बनेगा यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 15 ओम, काटोगे कितना आया 8 एम्पियर। मतलब करंट कितना आ जाएगा, पहले 4 एम्पियर था, अब की बार करंट कितना हो गया
8 एम्पियर। अभी पीछे बताया था V और I की जब रिलेशन करते हैं हम, जितना V बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, I बढ़ेगा। अभी हमने वोल्टेज को क्या किया था, डबल, तो करंट भी क्या होगा वहां पे, डबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ऑल्सो।